वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का पार्ट 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंट ये वर्ड सुनकर आपके माइंड में जो है ये तीन वर्ड जो है आ रहे होंगे। कन्वर्जन, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है अपवर्जन, एक होता है आपका कंट्रापोजिशन। तो ये तीनों का रिलेशन जो है हम कैसे चेक करते हैं, ये चीजें जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो उसी से जो है ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इन तीनों रिलेशन में से किसका जो है मिला के आंसर जो है निकल कर आता है। अगर आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे भी आल है, यहाँ पे भी आल है, यहाँ पर भी नो है, और यहाँ पे जो है सम है, ठीक है। तो पहले हम आल वाले को चेक करते हैं, क्या ये तीनों आल वाला स्टेटमेंट जो है कन्वर्जन अपवर्जन कंट्रापोजिशन में जो है आता है। तो ऑल कैट्स आर कर्निवर्स एनिमल्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी जो है स्टेटमेंट दी गई है। तो अगर हम इसी को जो है अपना क्वेश्चन मान ले, तो बी में दिया गया है ऑल नॉन कर्निवर्स एनिमल्स आर नॉन कैट्स। तो अगर इसको हमने जो है क्वेश्चन माना है तो आल वाले की जो है ये कंट्रापोजिशन है। क्योंकि कंट्रापोजिशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट जो है दोनों रिवर्स हो जाते हैं और दोनों में जो है कंप्लीमेंट यानी नॉन वर्ड जो है लग जाता है। अगर सी को हम देखेंगे तो ये है अपवर्जन, क्योंकि अपवर्जन में क्या होता है कि आल वाली स्टेटमेंट को जो है यानी आल की जो क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिफायर होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, नो से जो है बदल देते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट प्रीडिकेट जो है सेम रहता है, सिर्फ जो है हम क्या करते हैं प्रीडिकेट में जो है नॉन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी एंड सी जो है यही इसका सही आंसर होगा आल के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे सम है और सम के हिसाब से अगर आप तीनों भी स्टेटमेंट को चेक करोगे तो कोई भी जो है ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कन्वर्जन अपवर्जन कंट्रापोजिशन जो है हमने अच्छे से टीच किया आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद है कि आप लोगों को जो है खूब अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो इसकी थ्योरी जो है आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन 2, code numbers given to the religions of person is an example of data on which of the following scale of measurement। कह रहे हैं कि पर्सन्स रिलीजन्स को या रिलीजन पर्सन को जो है कोड नंबर दिया गया है, तो इस चीज को जो है हम कौन से मेजरमेंट स्किल से जो है मेजर करेंगे। तो नॉमिनल स्किल के बारे में हमने कई बार पढ़ा है कि नॉमिनल स्किल एक ऐसा स्किल होता है जो डेटा को क्या करता है, कैटेगरी बनाता है, ठीक है। या फिर डेटा को जो है एक नेम देता है, या फिर डेटा को जो है एक कोड देता है, ठीक है। तो कोड देने का मतलब इसको हम लोग अपनी रियल जिंदगी में समझे। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में पढ़ते हो, तो क्लासरूम में जो है 10 बच्चे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक है। और जब भी टीचर बच्चों का की अटेंडेंस लेता है, ठीक है, तो वो आपके नाम को नहीं बोलता है बल्कि वो रोल नंबर बोलता है। मान लीजिए रोल नंबर 2 पे जो है मेरा नाम है सादिक, ठीक है। रोल नंबर 5 पे जो है वो शनि का नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है टीचर जो है ये नहीं कहेगा कि शनि, बल्कि टीचर रोल नंबर से अटेंडेंस लगाता है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5। तो रोल नंबर 2 अगर बोला गया है तो उससे जो है मेरा कोड मुराद है, मेरे नाम का कोड मुराद है, मेरी कैटेगरी मुराद है, ठीक है। यानी यहाँ पर टीचर ने मेरे नाम को एक कोड दे दिया है, एक रोल नंबर दे दिया है। जब भी रोल नंबर बोला जाएगा तो मैं बोलूंगा सर प्रेजेंट। तो इस तरीके से जो है आप इस चीज को समझ सकते हो कि नॉमिनल स्किल में हम डेटा को कैटेगराइज बनाते हैं, या डेटा को कोई कोड देते हैं या कोई नाम देते हैं, ठीक है। तो आजकल जो है 2023 ये आपका जो दिसंबर का जून का क्वेश्चन है, उसमें स्किल ऑफ मेजरमेंट से जो है काफी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो ये चीज जो है आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। चलिए, इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू। कह रहे हैं कि डाटा मैट्रिक्स, तो डाटा मैट्रिक्स जो है इसी को हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, जो चीजें आपने पढ़ी है। तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये गलत है, क्योंकि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स नहीं होती, बल्कि ये जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। इसको जो है रिवर्स में कर दिया गया है। लेजर प्रिंटर जो है वो आपका क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या जिसको हम डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर का नाम देते हैं, वो जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। द रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर एक मेगा बिट्स पर सेकंड। गलत है, ठीक है। क्योंकि प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन मेजर की जाती है वो डीपीआई में की जाती है, जिसको हम बोलते हैं डॉट्स पर इंच, ठीक है। इसको हम डॉट्स पर इंच बोलते हैं। चाहे वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, चाहे वो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में हो या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी वाला प्रिंटर हो, सबके रेजोल्यूशन को हम डॉट्स पर इंच में क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
देखिए इसी तरीके से आगे एक क्वेश्चन आया था जिसमें इमेज का रेजोल्यूशन पूछा गया था। तो इमेज का जो रेजोल्यूशन होता है उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा मेगा पिक्सल में। ये चीज याद रखो, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, कंक्रीट नॉलेज आपके पास नहीं होगी, तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठते हो। तो इमेज की क्वालिटी को हम मेगा पिक्सल में मेजर करते हैं। और ये जो MBPS जिसको हम बोलते हैं मेगा बिट्स, ठीक है, MBPS जिसको हम बोलते हैं मेगा बिट्स पर सेकंड, इसके जरिए हम इंटरनेट की स्पीड मेजर करते हैं और वीडियो की क्वालिटी को जो है हम मेजर करते हैं। इंटरनेट प्लस वीडियो की क्वालिटी जो मेजर की जाती है वो MBPS में की जाती है, मेगा बिट्स पर सेकंड में की जाती है, ठीक है। तो ये नॉलेज जो है आप याद रखो, काफी अच्छी नॉलेज है। क्वेश्चन 4 जो है यही इसका सही आंसर होगा, यानी कि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर आर नॉइजी, ठीक है, लो क्वालिटी एंड स्लो इन कंपैरिजन टू लेजर प्रिंटर। क्योंकि लेजर प्रिंटर जो है वो आपका आज का मॉडर्न प्रिंटर है जिसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी भी अच्छी देता है, ठीक है, और इसी तरीके से प्रिंट करने में इसमें से कोई भी नॉइज शोरगुल की आवाज नहीं आती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये क्यों नॉइजी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हैमर लगा होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है मेटल्स लगे होते हैं, बहुत सारी पिंस लगी होती हैं, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में इमेज की शक्ल में जो है समझाया था, बट क्वेश्चन के जरिए यहाँ पर इस चीज को आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लूटूथ एंड वाईफाई एज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे दो डिवाइस यहाँ पे या फिर दो टेक्नोलॉजी बताई गई है, एक है ब्लूटूथ और एक है वाईफाई। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? ए में कहा गया कि ब्लूटूथ अलाउ फॉर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेयर वाईफाई अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लूटूथ का जो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा को सेंड करने के लिए, तो डेटा जो हम सेंड करते हैं वो शॉर्ट रेंज में होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है कि यानी ब्लूटूथ में आप बहुत दूर दूर तक जो है डेटा नहीं भेज सकते हो। जिस भी डिवाइस में आप भेजोगे उस डिवाइस की जो दूरी होनी चाहिए उसकी मिकदार बताई जाती है कि 33 फीट के अंदर आपका मोबाइल होना चाहिए। यानी अगर आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में डेटा डाल रहे हो, तो उसकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस होना चाहिए, 33 फीट के अंदर आपका मोबाइल होना चाहिए, तभी ब्लूटूथ जो है काम करता है, अदरवाइज नहीं करता है। इस 33 फीट को जो है 10 मीटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। 10 मीटर मीन्स ही वही 33 फीट है, ठीक है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की टर्म में, ठीक है, किलोमीटर नहीं मीटर बोला गया है। और वाईफाई के जरिए जो है हम क्या करते हैं, मोबाइल का इंटरनेट से कनेक्शन करते हैं, ये तो सभी को मालूम है आज की इस दौर में। ब्लूटूथ नीड अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ब्लूटूथ को लाइन वाइन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लाइन की जरूरत किसको पड़ती है, वाईफाई को पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज जो है गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। ब्लूटूथ लिमिट द नंबर ऑफ डिवाइस दैट कैन कनेक्ट एट एनी वन टाइम वेयर एज वाईफाई इज ओपन टू मोर डिवाइस एंड मोर यूजर। तो दोनों सही है, क्योंकि ब्लूटूथ में जो है लिमिट होती है, यानी एक टाइम पे जो है ब्लूटूथ से आप सिर्फ एक मोबाइल में ही डेटा भेज सकते हो। हम लोगों ने भी मोबाइल यूज किया है, ब्लूटूथ का हम लोगों ने भी इस्तेमाल किया, तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक टाइम पर ही जो है एक ब्लूटूथ से डेटा एक मोबाइल में जा सकता है, ठीक है। और वाईफाई में एक टाइम पे बहुत सारे मोबाइल को, बहुत सारी डिवाइस को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये डी एंड बी वाला जो स्टेटमेंट है दोनों रिवर्स करके लिखा हुआ, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय द आर्गुमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस इज फेलेसियस बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर एक फेलेसी है, और इस फेलेसी का हम इंडियन लॉजिक में क्या नाम देते हैं, विरुद्धा बोलते हैं, ठीक है। तो विरुद्धा का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमारी मेजर टर्म होती है जो, वो मिडिल टर्म से जो है रिलेट नहीं करती, यानी मिडिल टर्म के मुताबिक काम नहीं करती। देखिए साउंड जो है ये क्या है, ये माइनर टर्म है यहाँ पे, ठीक है। इटर्नल जो है ये हमारी मिडिल टर्म है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो है प्रोड्यूस जो है ये मेजर टर्म है, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग तर्जुमा करें या ट्रांसलेशन करें, इटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, ठीक है। तो साउंड इज इटर्नल, साउंड हमेशा रहने वाला है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, क्योंकि ये प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस का माना ये होता है कि जो चीज एक मर्तबा दुनिया में पैदा कर दी गई, यानी जिस चीज को एक बार प्रोड्यूस कर दिया गया है तो वो हमेशा नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। जैसे हम ह्यूमन है, अगर हमें दुनिया में पैदा किया गया है तो हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, आज नहीं तो कल हमें भी मरना है।
तो आप प्रोड्यूस एंड इटरनल, इन दो वर्डों में मुताबिकत नहीं हो रही, क्योंकि इटरनल बोल रहा है हमेशा रहने वाला, प्रोड्यूस बोल रहा है कि जो चीज प्रोड्यूस कर दी गई है वो हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं विरुद्धा। विरुद्धा का मतलब क्या होता है कि जहां हमारी मिडल टर्म, मेजर टर्म जो होती है, मिडिल टर्म के साथ क्या होती है, परवादेद नहीं होती, यानी मुताबिकत नहीं रखती, उसकी व्याप्ति जो है नहीं होती है। तो आप देखो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। द मिडिल टर्म इंस्टेड ऑफ बीइंग परवादेद बाय द प्रेजेंस ऑफ मेजर टर्म। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पर मिडिल टर्म जो है मेजर टर्म की प्रेजेंस यानी मेजर टर्म की मौजूदगी में परवादेद होने के बजाय जो है बल्कि उसकी अब्सेंस में क्या हो रही है, परवादेद हो रही है, यानी उससे रिलेट नहीं खा रही है, उसके मुताबिकत में क्या हो रही है, अब्सेंस हो रही है। ठीक है, तो इस एतबार से आप इसको समझ सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसकी फ्रेमिंग भी जो है थोड़ा सा नई तरीके से की गई थी परवादेद वर्ड यूज करके, तो आप लोगों को इन सारी चीजों पे कमांड होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द वर्ड गॉड। ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है गॉड, तो इसके हवाले से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या गॉड जो है एक मीनिंगलेस वर्ड है, यानी इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, इज मीनिंगफुल वर्ड है, बिल्कुल सही है। द वर्ड गॉड हैज नो इंटेंशन दैट कुड बी इट मीनिंग, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी एंड डी जो है इसका सही होगा। देखिए बी में कहा गया इन केस ऑफ वर्ड गॉड। ठीक है, वर्ड गॉड के केस में जो है देयर इज एन इंटेंशन दैट इट इज इट्स मीनिंग, एक इंटेंशन है जो कि इसकी मीनिंग है। तो देखिए वर्ड गार्ड जो है मीनिंगफुल होता है, उसकी इंटेंशन होती है, बहुत सारी इंटेंशन होती है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, हम बार बार जो है हर काम में बोलते हैं कि ये जो अच्छा हुआ, ठीक है, भगवान की वजह से हुआ या गॉड की वजह से हुआ। अगर हमारे साथ कोई इवेंट होता है तो हम यही बोलते हैं कि गॉड ने हमें बचा लिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे साथ कोई अच्छा काम होता है तब भी जो है हम गॉड का क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं। तो इसमें बहुत सारी इंटेंशन, बहुत सारी मीनिंग, क्योंकि ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे जो है डिपेंड करता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, सारे लोगों का जो है गॉड पर यकीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 7, अंडर द यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 यूनिवर्सिटीज वर गिवन अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, कह रहे हैं कि 1904 का जो एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट था, उसमें यूनिवर्सिटी को ये अथॉरिटी दी गई थी रिकॉग्नाइज करने की। देखिए ये यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उस टाइम पे जो भी यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, उनके लिए जो है क्या किया गया था, ये यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लाया गया था। और ये यूनिवर्सिटी एक्ट किसके जरिए आया था, लॉर्ड कर्जन के जरिए जो है आया था, जो कि उस टाइम पे इंडिया के क्या थे, वाइस रॉय थे। ठीक है, तो इन्हीं यूनिवर्सिटियों को जो है कुछ अथॉरिटी दी गई थी किसी स्कूल को जो है सही करने की या रिकॉग्नाइज करने की। तो उनमें से कौन सा स्कूल है, स्कूल बोर्ड है, लिटरेसी मिशन है, एलिमेंट्री स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, तो वो है सेकेंडरी स्कूल। तो ये चीज, ये बात जो है आप याद रखो, इस क्वेश्चन के जरिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, काफी अच्छी नॉलेज भी है। क्वेश्चन 8, द वेस्टर्न सोसाइटी कंसीडर्ड कम्युनिकेशन एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ। हमने आपको जो है वेस्टर्न कम्युनिकेशन एंड ईस्ट का कम्युनिकेशन कल्चर क्या होता है और इन दोनों के कम्युनिकेशन कल्चर में क्या फर्क है, ये चीज या ये डिफरेंसेस जो है हमने आपको बताए हैं। तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो कम्युनिकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखती है, यानी वो क्या मानते हैं, कम्युनिकेशन उनके नजदीक क्या है, क्या वो एग्रेशन का काम करता है, यानी आपस में धक्का मुक्की करना, मारपीट वाला काम है उनके नजदीक कम्युनिकेशन, या जुदाई सेपरेट करने वाला काम करता है, कोवर्ट ऑपरेशन। ठीक है, कोवर्ट का मतलब होता है जो छुपा हुआ हो, और ह्यूमन रिलेशनशिप। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन 4, क्योंकि देखिए वेस्टर्न सोसाइटी जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिलेशनशिप को जो है बिल्ड करने पे काम करते हैं। इनका कहना है कि हम कम्युनिकेशन से जो है अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग को जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेहतर से बेहतर, जो हम ये काम कम्युनिकेशन के जरिए ही जो है हो सकता है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।